पर और ग्रोथ के आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एमडी और सीईओ एसएल जैन भी जुड़ गए हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका इस पेशकश में। तो सबसे पहले जिस तरह से प्रोविजंस लिए गए हैं तिमाही नतीजों को ध्यान में रखते हुए, क्वार्टर एंड क्वार्टर के लिहाज से देखें या ईयर ऑन ईयर के लिहाज से हम बात करना चाहें तो वो क्या है? एनपीएस यहाँ पर क्लियरली काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये वन ऑफ फिनोमेना आपको लग रहा है या ये कंटिन्यू रह सकता है? आने वाले तिमाहियों में जो पूरा ट्रेंड है ये कितना बरकरार रहने की संभावना है? तो प्रोविजंस जो मेजर प्रोविजंस होते हैं वो होते हैं एनपीए के प्रोविजन, बैड लोन के प्रोविजंस। आप ये देखिए, मेरा जो नेट एनपीए था वो ही कम हो गया, 0.9 था जो अभी 0.43 हो गया। सो हमारा जब नेट एनपीए कम हो गया और आपका कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, एसएमए 1 और एसएमए 2 घट रहे हैं और आपका स्लिपेज कम हो रहा है, तो नेचुरली आपकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कम होगी। एंड आप देखिए हमारी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कम हो गई कंसिडरेबली, एंड और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 0.77 के आसपास आ गई, जो पहले 1+ हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि व्हेन क्रेडिट क्वालिटी इज अंडर कंट्रोल, बेटर क्वालिटी, तो ये क्रेडिट कॉस्ट कैन कम डाउन फर्दर। बिल्कुल, तो कलेक्शन एफिशिएंसी जो है उसमें सुधार साफ तौर पर नज़र आता हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह का दबाव फिलहाल ये इंडस्ट्री फेस कर रही है, स्पेशली कॉस्ट ऑफ फंड्स के नज़रिए से, उसके बावजूद आपके एनआईएम में एक तरह का उछाल देखने को मिला है। और आने वाले वक्त में अगर हम FY25 में आपकी उम्मीदों या एक तरह से आउटलुक समझना चाहें तो वो क्या होगा फिलहाल के नजरिए से? देखो, निम्स का जो है वो प्रोटेक्ट करने का 3-4 तरीके हैं। आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, आपका यील्ड ऑन एडवांसेस होना चाहिए। तो हमने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में क्या किया है, हमने अपना 40-42% के आसपास कासा को प्रोटेक्ट करने में हम कामयाब हो पाए। इसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कंट्रोल में रही। पहला तो ये रहा। दूसरा, हमने उधर यील्ड ऑन एडवांसेस की तरफ क्या किया, हमारे मेजर एडवांसेस हमने एमसीएलआर पर रखे। सो क्या होता है कि धीरे-धीरे आपकी विद द इंक्रीज इन कॉस्ट आपकी एमसीएलआर भी बढ़ती है। तो जब एमसीएलआर बढ़ती है तो आपकी यील्ड भी बढ़ती है। तो हमने वो एमसीएलआर भी हमारा धीरे-धीरे हमारा यील्ड ऑन एडवांसेस बढ़ा। तीसरा, आपका क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट में भी हमने क्या किया है कि चर्निंग करी है पोर्टफोलियो की। आज की तारीख में हमारा होल्डिंग यील्ड जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट का 7.17 के आसपास है। तो उसका जो पहले कम हुआ करता था, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका अच्छा इंटरेस्ट इनकम आता है इन्वेस्टमेंट से, अच्छा इनकम इनकम आता है आपका एडवांसेस से, और कॉस्ट आपका कंट्रोल में रहता था, आपका बेटर मार्जिन रहता है। सो इसमें हमारे 40,000 प्लस कर्मचारियों का फुल सहयोग रहा, बिकॉज़ इसकी वजह से हम लोग बेटर अपना कासा मेंटेन कर पाए, कस्टमर एंगेजमेंट रख पाए और कस्टमर का फेथ कंटिन्यू रख पाए। की बात करें तो यहाँ पे लगभग 12% के आसपास आंकड़ा आया है, जो कि आपकी दी हुई गाइडेंस के इनलाइन ही है, जो 10 से 12% की आपने रेंज दी थी। लेकिन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसके लेवल्स के मुताबिक थोड़ा सा कम है। क्या यहाँ पर किसी भी तरह की ग्रोथ जो कि आगे मोमेंटम पकड़ सकती है और इंडस्ट्री के लेवल्स के आगे आप बढ़ सकते हैं? बताइएगा क्या सिचुएशन है और किस तरह से इसमें और इजाफा होने की संभावना है? देखो, जब हमने लास्ट टाइम आपने कहा था तो हमने कहा था कि पूरे साल की क्रेडिट ग्रोथ 10 से 12% होगी। इसकी जगह हम लोग 13% है। दूसरा, आप देखिए हमारा ग्रॉस एनपीए इटसेल्फ भी 2% से कम हो गया। सो 13 और 2 15%। अगर आप स्टैंडर्ड बिजनेस की ग्रोथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि 15% की हमारी क्रेडिट की ग्रोथ है, जो इन लाइन विद द मार्केट है। बिल्कुल, तो ये है तमाम नज़रिया। लेकिन सर एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीडी रेशियो जो है वो अब कंफर्टेबल लेवल्स पर पहुँच चुका है। यहाँ तक कि कासा भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इम्प्रूव हुआ है। आप किसी तरह का इंक्रीज देख रहे हैं टर्म ऑफ डिपॉजिट के उस क्षेत्र में? किसी तरह का कंपटीशन आप नज़र आ रहा है आपको? देखिए, आपको टाइट लिक्विडिटी तो है ही, सिस्टम डेफिसिट है ही, सो आपके इंटरेस्ट रेट तो ऊपर ही है। जब आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर है, कुछ रिप्राइसिंग का इम्पैक्ट आएगा। बैंक किस तरह से कामयाब होता है कासा को मेंटेन करने के लिए?
अदरवाइज आपका थोड़ा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ सकता है। तो थोड़ा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ा एमसीएलआर के थ्रू भी कवर अप कर सकते हैं। थोड़ा हमने जो है ट्रेजरी में अच्छा खासा चर्निंग करके उसका यील्ड बेटर कराया। सो इन तीनों चीजों को रखते हुए हम अपना मार्जिन को प्रोटेक्ट रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइंस प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए आपको लगता है किसी भी तरह का इम्पैक्ट असर इस पर पड़ेगा? देखिए, आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइन निकाली है और उसपे बेसिकली उन्होंने हायर प्रोविजनिंग की बात करी है कि जब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फेज में होता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है जब वो डीसीसी हो जाता है, और जब 20% आ जाता है तो फर्दर कम हो जाता है। ये ड्राफ्ट गाइडलाइन आई है इसमें। जहां तक इंडियन बैंक का सवाल है, हमारा देखिए, हमारा 63% तो रैम ही है, रिटेल, एग्री और एमएसएमई, और हमारा 37% कॉर्पोरेट है, जो कि बाकी बैंकों से बेटर पोजीशन। सो जो इम्पैक्ट हमारे यहाँ जो आता है वो थोड़ा कम आएगा। बट ये ड्राफ्ट गाइडलाइन है, हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और हम भी अपने कमेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के कमेंट लेने के बाद जो फाइनल गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। बट इतना ज्यादा वरी हमको इसका है नहीं, बिकॉज वी आर बेटर प्लेस्ड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। और इंडियन बैंक के नतीजों पर आपको अगर कोई रणनीति बनानी चाहिए तो वो किस तरह की होगी? अवनी, नतीजों को आप कैसे देखती हैं और बताइए क्या सलाह होगी दर्शकों के लिए? अवनी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। ये इंडियन बैंक अगर प्योरली टेक्निकल टर्म्स में देखें तो अभी भी थोड़ा सा डाउनसाइड नीचे है। यहाँ से मेरे हिसाब से ये नीचे आ जाना चाहिए करीबन 504 के करीब। तो फिलहाल ये होल्ड रहेगा। अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है कोई लॉन्ग साइड का। इनफैक्ट किसी के पास है अगर तो ये 504 तक नीचे आने वाला है स्टॉक। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पोजीशन हल्का करके नीचे 504 में फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया इंडियन बैंक पर अवनी जी की तरफ से आता हुआ।